दोस्तों इमेजिन करिए कि आपकी और आपके कंपटीटर की थोड़ी थोड़ी दूरी पर नींबू के पानी की दुकान है। एक दिन अचानक आपके कंपटीटर की दुकान में कोई बड़ी समस्या आ जाती है, जिसके कारण कुछ महीनों के लिए उसकी दुकान बंद हो जाती है। तो अब क्या होगा? क्या उसके ग्राहक प्यासे बैठे रहेंगे? नहीं, वे किसी और दुकान पर जाकर अपनी प्यास बुझाएंगे और निश्चित रूप से उसके कई ग्राहक आपके पास भी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, वहां चल रहे राजनीतिक संकट की और सबसे जरूरी बात की बांग्लादेश में आई इस उथल पुथल का इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या असर होने वाला है। दोस्तों शुरू में मैं जिस नींबू के पानी की दुकान की मैं बात कर रहा था, वो वास्तव में भारत और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे कंपटीटर की दुकान इस समय संकट से घिरी हुई है। चलिए अब सारी बातें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 1971 में आजादी मिलने के बाद से बांग्लादेश अब तक के अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। मैं इसमें नहीं जानना चाहता कि वहां कौन सही है और कौन गलत। हमारे लिए बस ये जानना जरूरी है कि इस संकट का बांग्लादेश की इकोनॉमी पर, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और यह सेक्टर ही बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दोस्तों कैसे है, इससे रिलेटेड एक पूरी केस स्टडी मैं पहले ही आप लोगों के लिए बना चुका हूं। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो से हैरान भी होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। खैर अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश की इस क्राइसिस का भारत से क्या लेना देना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। 2022 में उनके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की कीमत पूरे $57 बिलियन। हाँ दोस्तों, $57 बिलियन थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जब ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट का इतना बड़ा खिलाड़ी क्राइसिस में आता है तो उसका असर दूसरे देशों की इंडस्ट्री पर भी पड़ना स्वाभाविक है। और इसी वजह से भारत के लिए भी कई सुनहरे अवसर खुल रहे हैं, कुछ इमीडिएट हैं तो कुछ लॉन्ग टर्म के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज है। नंबर 1, ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव। जरा सोचिए दोस्तों, आप एक बड़ी इंटरनेशनल क्लॉथिंग ब्रांड है और आपको ज्यादातर टी शर्ट्स और जींस बांग्लादेश की फैक्ट्रियों से मिल रही है। अचानक आपकी सप्लाई खतरे में आ गई तो आप क्या करेंगे? आप जल्दी से अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर देंगे और बिल्कुल यही हो रहा है अभी। ग्लोबल ब्रांड्स जैसे H&M, जारा, गैप अपनी सोर्सिंग स्ट्रेटेजीज का आकलन कर रहे हैं और भारत इस डिमांड को पूरा करने के लिए एकदम सही और अनुकूल पोजीशन में है। नंबर 2, ऑर्डर्स में बहुत बड़ा उछाल। दोस्तों ये आंकड़ा आपको दिलचस्प लगेगा कि भारत का 17% कॉटन यानी 17% कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश को जाता है। अब बांग्लादेश में प्रोडक्शंस डिसरप्शंस के कारण इस कॉटन की खपत देश में ही होगी, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरर्स सस्ते में रॉ मटेरियल पा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव रेट्स में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और नए ग्राहकों को भी लुभा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नींबू पानी की दुकान वाले उदाहरण में, जब आपका कंपटीटर दुकान नहीं खोल पाता है तो न सिर्फ आपको ज्यादा कस्टमर मिलते हैं बल्कि आपको माल भी सस्ते में मिल जाता है। नंबर 3,
स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन। हालांकि स्टॉक मार्केट का मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक मैं समझता हूं, तो उसके बारे में जरूर मैं आप लोगों को इस क्राइसिस से, बांग्लादेश की क्राइसिस से हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक मार्केट जो हमेशा सबसे तेजी से रिएक्ट करता है, पहले से ही इंडियन टेक्सटाइल कंपनियों के लिए पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट कह रहा हो, अरे भाई यह एक बड़ा मौका है, आओ और इसे भुनाओ। चाहे एफआईआईज हो या रिटेल इन्वेस्टर, हर कोई इस बात को समझ रहा है कि बांग्लादेश की क्राइसिस के कारण इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए अरविंद लिमिटेड से लेकर रेमंड तक सबके शेयर ऊपर भाग रहे हैं। दोस्तों शायद आप सोच रहे होंगे कि अजय भाई दूसरे देश के संकट के बीच भारत के फायदे की बात कैसे सोच सकते हैं? क्या ये सही है? दोस्तों आप भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर बात करना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले बांग्लादेश की मुसीबत पर खुश नहीं हो रहे हैं। दरअसल पड़ोसी और सार्क में पार्टनर होने के नाते हम चाहते हैं कि वहां जल्द से जल्द शांतिपूर्वक ये संकट जो अभी आया है उनके ऊपर ये सुलझ जाए। बहुत से भारतीयों की पूंजी भी बांग्लादेश में लगी है, हमारे भी कई लोगों को वहां रोजगार मिलता है। लेकिन दोस्तों हमें यह भी समझना होगा कि चीन और वियतनाम जैसे देश आपदा में आए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए एकदम तत्पर बैठे हैं। अगर आगे बढ़कर हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे तो कोई और उठाएगा, और मेरी समझ से अगर भारत यह काम करता है तो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि हम ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क हैं बल्कि अच्छे दोस्त भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों देशों के करोड़ों लोग भारत और बांग्लादेश की प्रगति से लाभान्वित होंगे। दोस्तों अगर मेरी बात आपको सही लग रही हो, मेरा जवाब जो आपने सोचा था वो आपको सही लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक मेरा उत्साह बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये बात तो हो गई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज की। अब देखते हैं कि ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म में हमारे देश को, भारत को क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकती है। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग हब्स का डाइवर्सिफिकेशन। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को अब ये अच्छी तरह समझ आ रहा है कि रिस्क कम करने के लिए उन्हें अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को फैलाना होगा। ये वैसे ही है जैसे हमारे वॉरेन बफे जी कहते हैं कि आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखें। दोस्तों उसी तरह अपने सारे शर्ट्स एक ही देश में सभी कंपनियां नहीं बनवाती है। यानी अब ऐसी कंपनियां बांग्लादेश के बाहर भी अपने सप्लायर्स तलाशेंगी और भारत के टेक्सटाइल हब्स इस शिफ्ट का फायदा उठा सकते हैं। नंबर 2, एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ। पिछले फिस्कल ईयर में भारत ने अकेले बांग्लादेश को $1.7 बिलियन के कॉटन यार्न और फैब्रिक एक्सपोर्ट किए थे। बांग्लादेश की प्रोडक्शन अफेक्टेड होने से भारत के पास ना सिर्फ ये एक्सपोर्ट मेंटेन करने बल्कि दूसरे देशों में अपने एक्सपोर्टर्स बढ़ाने का एक अच्छा मौका है। और अगर हम एक बार सही पकड़ बना लेते हैं तो ये नए ग्राहक हमें लंबे समय तक अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज में निवेश। दोस्तों जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। इसका मतलब है बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा नौकरियां और इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वैसे ही है जैसे आप अपनी नींबू पानी की रेडी को एक पूरे बेवरेज कंपनी में अपग्रेड कर रहे हो, है ना इंटरेस्टिंग। और हाँ, टेक्सटाइल की बात हो और सूरत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। सूरत जो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, पूरे एशिया में टेक्सटाइल के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है दोस्तों।
यहां से पूरे देश और दुनिया भर में कपड़े एक्सपोर्ट होते हैं। इस क्राइसिस में सूरत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। अजमेरा फैशन भी इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और हम जरूर कुछ बेहतर आपको दे पाएंगे। दोस्तों, हमारे अधिकतर व्यूअर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इस इंडस्ट्री के महत्व को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो व्यूअर्स नहीं जानते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा कि यह उद्योग, यह इंडस्ट्री कितनी महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीडीपी का लगभग 2.3% कंट्रीब्यूट करती है। देश के कुल एक्सपोर्ट का 12% हिस्सा है। इस उद्योग का प्रोजेक्शन है कि ये 10% CAGR से बढ़कर 2026 तक $190 बिलियन, हाँ 190 बिलियन तक पहुंच जाएगा। फिलहाल ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेंड का 4 से 5% हिस्सा है भारत के पास। एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल सेक्टर सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है। 4.5 करोड़ भारतीय सीधे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और यह अलाइड इंडस्ट्री में 10 करोड़ और लोगों को सपोर्ट करता है। आंकड़े काफी इंप्रेसिव हैं, है ना? अब सोचिए कि अगर हम बांग्लादेश के मार्केट शेयर का थोड़ा सा भी हिस्सा ले लें तो हमारी कितनी ग्रोथ हो सकती है। शायद आप पूछें कि अजय भाई, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से ग्रोथ को हैंडल कर पाएगा? बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप। ये सच है कि तेजी से ग्रोथ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन ये सिचुएशन हमारे टेक्सटाइल हब्स में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट का भी एक मौका है। इस समय सरकार और प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलकर तेजी से काम करना होगा ताकि हम बढ़ी हुई डिमांड को क्वालिटी या वर्किंग कंडीशन से समझौता किए बिना पूरा कर सकें। तो इन डेवलपमेंट्स के मद्देनजर भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक क्या है? एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि भारत का टेक्सटाइल सेक्टर 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच सकता है। मौजूदा ग्लोबल शिफ्ट्स के साथ हो सकता है हम इन प्रोजेक्शन से भी आगे निकल जाएं, लेकिन इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें नंबर 1 अपने टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने में इन्वेस्ट करना होगा। नंबर 2 बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। नंबर 3 ये सुनिश्चित करना होगा कि हम ग्लोबली compete करने के लिए हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करें। और नंबर 4 ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्डर्स अट्रैक्ट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना होगा। और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सरकार इन चीजों पर काम कर रही है। दोस्तों, अगर बताऊं आपको तो पीएम मित्र योजना के अंतर्गत पहले ही 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स पर काम चल रहा है, जिनमें से एक सूरत के उभराट एरिया में आने वाला है। साथ ही पीएम मोदी के 5F विजन, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, इससे तो आप अवगत होंगे ही। यानी किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए जो तैयारी हमें चाहिए वो भी कहीं ना कहीं हमने पहले से करके रखी हुई है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि हालांकि बांग्लादेश में सिचुएशन चैलेंजिंग है, लेकिन ये भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम जिम्मेदारी से ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए कदम उठाएं, अपनी कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करें और एथिकल प्रैक्टिसेस मेंटेन करें, तो हम इस महत्वपूर्ण सेक्टर की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, आज के इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में एक देश में बदलाव का असर दूसरे देशों पर जरूर पड़ता है। हमारा काम है अपने आप को अपग्रेड करना, सिचुएशन को अडेप्ट करना, ग्रो करना और जिम्मेदारी से अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना। दोस्तों, आपको ये केस स्टडी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।
जिससे इस तरीके की केस स्टडीज आपको रेगुलर मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका दिन शुभ हो, आप खूब प्रगति करें, इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।